हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे एचटेट के। हम क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एचटेट में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा आज का मोटिव रहेगा एचटेट 3 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आप 2020 मान लीजिए या 2021 मान लीजिए। ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछे गए 60 के 60 साइंस के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जो एचएसएससी है ना, जितने भी हरियाणा के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस को रिपीट करती है और ये हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि अभी अभी जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मेल कॉन्स्टेबल से पूछे गए थे। तो पूरे चांसेस हैं स्टूडेंट्स की हमारे एचटेट में भी, अगर आप लोग एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप दुर्गा शक्ति के क्वेश्चंस देखो, आप ग्राम सचिव के पुराने क्वेश्चंस देखो, आप मेल कॉन्स्टेबल के पुराने क्वेश्चंस देखो। अगर आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस देखिए। क्योंकि देखो, एक चीज़ बहुत सिंपल है, आप लोगों को आदत होती है, देखो साइंस के लिए स्पेशली जो साइंस की फील्ड के हैं उनके लिए बहुत आसान है साइंस करना, मतलब बहुत तो नहीं कहूँगी बट आसान है। ठीक है, लेकिन जो साइंस की फील्ड के नहीं है वो सोचते हैं कि हमें कुछ रट्टा मारने को मिल जाए, कुछ मतलब रट्टाफिकेशन हो जाए बस, और हम जल्दी जल्दी याद कर लें बस, है ना। तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि भाई अब कम टाइम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको सुनिए ध्यान से कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से देखने हैं। आप कोई भी हरियाणा का एग्जाम देख रहे हो, आपको दुर्गा शक्ति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और उसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगी। और वैसे मतलब मैंने करवाया हुआ है सॉल्यूशन, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। आपने एचएसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एचएसएससी की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आपको एचटेट के सारे पुराने क्वेश्चंस देखने हैं। उसके अलावा आपको मेल कांस्टेबल के सारे ओल्ड क्वेश्चन देखने हैं। अब मैं जानती हूँ, मैंने आप लोगों को सभी को बोला है कि मैं मेन कांस्टेबल के पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बोला है मतलब मैं करूंगी। ठीक है, हम एचटेट और मेल कांस्टेबल अब दोनों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इश्यूज की वजह से, ठीक है, मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, धुरीना पर भी क्लासेस नहीं हो पा रही है, आई नो। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि देखो जो लाइट्स वगैरह हैं, जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है, ये सभी मुझे अभी यूज़ नहीं करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, मतलब आपको मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ, बट इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डाटा दे सकूँ। ठीक है, तो हो सका तो ग्रीन बोर्ड पे क्लासेस होंगी, नहीं तो फ़ोन पे क्लासेस होंगी। ठीक है, थ्योरी की क्लासेस मैं ग्रीन बोर्ड पे ही लूँगी, बट अगर थोड़ा सा टाइम की इशू हो, मतलब वीडियो आपको लेट या जल्दी मिले, मतलब लेट ही मिलेगी जनरली, तो या तो मैं आपको टाइम पे ही दूंगी या फिर आपको वीडियो थोड़ी सी लेट मिल सकती है किसी टॉपिक की, तो प्लीज़ उसके लिए गुस्सा मत होइएगा। क्योंकि कुछ मेरे मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो 1 महीने की बात है, 1 महीने में आई विल बी ऑल राइट, और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस नॉर्मली वैसे की वैसे चलेगी, बट मैं आपका टाइम वेस्ट होने नहीं दूँगी, क्योंकि इन्हीं 1 महीने में तो एग्ज़ाम है ना, कैसे आपका टाइम वेस्ट होने दे सकती हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप सभी मांग रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अब मेरा टारगेट रहेगा आपको एचटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के करवाने का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मेल कांस्टेबल, देखो मेल कांस्टेबल जो है ना, वो पूरा सॉल्यूशन करवाना आसान बात नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हो ना, आसान बात नहीं है। 24 क्वेश्चन पेपर हैं और हर क्वेश्चन पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से ज़्यादा ही साइंस के क्वेश्चन है। तो लगभग ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये 360 क्वेश्चन लगभग हो गए। ठीक है, तो 360 से ऊपर ही हैं क्वेश्चन, कम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी वीडियो में हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, देखो एक वीडियो आप लंबी भी नहीं चाहते, आप छोटी भी नहीं चाहते, तो मैं हर एक चीज़ को मेंटेन करते हुए कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस आपके पास लेकर आऊँ। ठीक है, तो अब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, बाकी की बातें बीच में करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आपको बस मैं इतना बोल रही हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, केनाल पटवारी की, आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं हर हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम के। ठीक है, और रही बात एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और मेल कांस्टेबल की, तो मैं ये दोनों लेकर आ रही हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा 19 तारीख को आपका एचटेट का एग्जाम है टीजीटी वालों का, और पीजीटी वालों का आपका 18 तारीख को है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार उससे 18 तारीख से पहले पहले मैं एचटेट के करवा दूँ। तो अभी 2 दिन आपको एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद मेल कांस्टेबल की पूरी 100% मैं बोल रही हूँ, 24 के 24 क्वेश्चन पेपर मैं आपके करवा दूंगी इन डिटेल। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखिए। ठीक है, और बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं ही। ठीक है, पेशेंस आप लोग मेरे साथ रखते ही हैं। चलिए अब देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 2021 में आया हुआ एचटेट का साइंस का टीजीटी का पेपर।
ठीक है, लेवल 2 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, साइंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जितनी आज की क्लास में होगी उतनी ठीक है, फिर पार्ट 2 दे देंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इफ k इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ L मोल -1 S -1 देन इट्स ऑर्डर इज। देखो आपको k दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, k दिया हुआ है और आपको ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ पर आप ना एक बात रट लो, चाहे आप ग्राम सचिव देने वाले हो तो भी रट लो और आप एचटेट देने वाले हो तो भी रट लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, स्टार मार्क कर लो पहले तो, ठीक है। मैं आपको एक खास बात बताने वाली हूँ कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन की कोटि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखो, मोल, फिर आएगा लीटर -1, इसका होल 1 - n F -1। ये फॉर्मूला रटना है आपको, ये फॉर्मूला रटना है आपको। अब समझो ये मैंने फॉर्मूला क्यों बोला आप लोगों को, चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। देखो अगर आपको मैंने बोल दिया, देखो मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये देख के बताना सिखा रही हूँ कि कोई जीरो ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर होगी, मतलब कि आप समझ रहे हो। अगर आपको ये दिख रहा है ना, देखो आपको दिख रहा है ये लीटर मोल -1 S -1, ये यूनिट दिख रही है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, एक बार इसको हटा रही हूँ, ये यूनिट दिख रही है। आप सिर्फ इस यूनिट को देख के बता दोगे कि ये ऑर्डर 0 है, 1 है, 2 है या जो भी है, ठीक है। 0 1 2 से ही क्वेश्चन आता है, 3 से जनरली नहीं आता। सिर्फ आप ये देखकर, ये यूनिट देखते ही बता दोगे कि आपका आंसर क्या है। देखो आपको याद हो सकता है, तो याद करने का पहले मैं तरीका बता देती हूँ। याद कैसे करोगे, अगर आपको यूनिट दिखती है मोल लीटर -1 F -1, इसको बोलते हैं पर लीटर पर सेकंड, तो आप याद रखोगे ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको यूनिट मिलती है पर सेकंड, सिर्फ ना मोल है ना लीटर है, तो आप याद रखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपको यूनिट मिलती है, देखो ध्यान से, मोल मतलब पर मोल, मोल -1, ठीक है, फिर लीटर, फिर सेकंड -1, तो आपको याद रखनी है 2। अब मुझे देखो याद करने के फॉर्मूले से बताओ ये यूनिट किसके जैसी लग रही है आपको। तो देखो इसमें क्या है, लीटर, खाली लीटर है, इसमें भी खाली लीटर है, मोल का इन्वर्स है, मोल का इन्वर्स है, सेकंड का इन्वर्स है, सेकंड का इन्वर्स है, आंसर आ गया 2। यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आप याद कर सकते हो तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है तो देखो कैसे समझोगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला मैंने बताया मोल लीटर -1 की पावर 1 - n S -1, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, देखो जीरो ऑर्डर के लिए n होता है 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n होता है 1, सेकंड ऑर्डर के लिए होता है n 2, बस वैल्यू पुट करनी है। देखो मोल को मोल लिखो, जीरो ऑर्डर के लिए बता रही हूँ अभी, मोल को मोल लिख दिया, लीटर -1 को लीटर -1 लिख दिया। अब देखो 1 - n क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए 0 S -1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 - 0 1 हो गया, तो मोल का मोल रह गया, लीटर का -1 रह गया और S -1 आ गया ना। ये यही तो याद करने के लिए बोला था। अगर कहीं पर भी ये यूनिट दिखती है यानी आपकी रिएक्शन क्या है, आपकी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर लीटर -1 होता और मोल होता तो आप इसको जीरो ऑर्डर बोल देते, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर के लिए भी देख लीजिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे, देखो मोल को मोल लिख दिया मैंने, ठीक है, लीटर को लीटर लिख दिया, -1 को -1 लिख दिया, 1 - 1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो S -1, ये 1 - 1 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, S -1। अगर आपको लिखा होता 3 × 10⁻⁴ S -1 आपका K है, तो ऑर्डर बताओ, तो आपको सिर्फ S -1 दिख गया, तो ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो मोल को मोल लिख दिया, लीटर -1 को लीटर -1 लिख दिया, और फॉर्मूला क्या था, 1 - n, तो 1 - 2 हो गया, और S -1 यही था, तो मोल को मोल लिख दो, लीटर -1 को लीटर -1 लिख दो, 1 - 2 कितना आ गया, -1 S -1। अब इसको सोल्व करो, देखो मोल की पावर -1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट होल है ना, L -1 पहले था, -1 बाहर है, तो L +1 हो गया, और S -1 तो पड़ा ही है। तो ये यूनिट किसकी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश करूंगी कि जब भी बोर्ड पे क्लास हो तो ये आपको रिपीट करवा दूं। फिलहाल के लिए याद रख लो, अगर S -1 दिखती है तो वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको क्या दिखता है, अगर आपको दिखता है मोल लीटर -1 और S -1, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसका उल्टा, मतलब मोल का तो -1 दिखे, लीटर दिखे और S -1 दिखे, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर क्या था, 3 था, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 था, आंसर 2 होगा। मलेरिया किसकी वजह से होता है, देखो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी की वजह से, लेकिन फैलता है फीमेल एनाफिलस की वजह से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मलेरिया किस वजह से होता है, परजीवी की वजह से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम कैसे प्रजनन करता है, तो ये बहुविखंडन करता है। क्या करता है,
बहु विखंडन यानी मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, याद है ना ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैं ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी, आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ सिर्फ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक, यानी जिंक कार्बोनेट कौन सा है, तो भाई कैलामाइन जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक ब्लेंड जो होता है वो ZnF होता है, फेलेराइट भी ZnF होता है, और जिनसाइट जो है स्टूडेंट्स, जिनसाइट ये ZnO को बोल देते हैं। तो आपको कार्बोनेट और पूछी है तो कैलामाइन जो होता है वो क्या होता है, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो गलत है, आंसर यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग, यानी कि एक बेंजीन रिंग है, आप चाहते हो कि जो भी ग्रुप आए ना, इलेक्ट्रोफाइल आए, वो इस जगह पे आए, मेटा पोजीशन पे आए, मेटा पोजीशन पे आए। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, ये होता है जब उसके ऊपर ज्यादातर क्या लगा हो, OCH3 ग्रुप लगा हो। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसमें काफी डाउट रहा था सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 OCH3। ठीक है, लेकिन एचटेट ने इसका आंसर NH2 और OCH3 दोनों में कंफ्यूजन दिया है और लगा के आंसर दिया था, तो आप इसको क्वेश्चन को एक बार स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो जनरली अमीन ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप होते हैं, OCH3 कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, चलिए मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है जो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को लाना चाहे, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सोर्स ऑफ, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं, 600 हर्ट्ज आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत पानी में रखा है। ध्वनि का पानी में वेग 1500 मीटर पर सेकंड है तथा हवा में 300 मीटर प्रति सेकंड है। एक प्रेक्षक द्वारा हवा में प्रक्षेपित ध्वनि की आवृत्ति है। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। पानी के अंदर हमने क्या किया, एक सोर्स रख दिया साउंड का, ये पानी है और इसमें हमने साउंड का सोर्स रख दिया, इससे निकल रही है फ्रीक्वेंसी कितनी, 600 हर्ट्ज की। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, पानी के अंदर वाटर में स्पीड क्या थी साउंड की, तो 1500 मीटर प्रति सेकंड थी, और हवा में 300 मीटर प्रति सेकंड थी। अब ये पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर इन एयर, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी साउंड की जो आवृत्ति होती है, वह माध्यम पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती, चाहे आप पानी के अंदर हो, पानी के बाहर हो, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हो ना आवृत्ति क्या होती है, 1/टाइम पीरियड होती है, यानी वो समय पर निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ। तो आंसर चला जाएगा, पहले क्या थी, पहले साउंड की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज थी, तो बाद में भी 600 हर्ट्ज ही होगी, नो चेंज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। नियोप्रीन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, तो नियोप्रीन आपको याद रखना है, नियोप्रीन बनता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइईन से, यानी इससे। देखो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1,3 मतलब पहले कार्बन पे 2 ईन लिखा हुआ है ना, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो पहले पे और तीसरे पे 1 और 3rd, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, तो पहले और तीसरे पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और क्या लिखा हुआ है, 2-chloro, यानी दूसरे पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये है हमारा, अब इसको हाइड्रोजन पूरा कर दो, CH2 आ जाएगा, ये पूरा है ही, इस पे कुछ नहीं आएगा, इस पे H आ जाएगा, इस पे भी H2 आ जाएगा, यानी ब्यूटा क्लोरी डाइईन क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया हमारा 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइईन। ये इससे क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है। और नियोप्रीन कहाँ यूज होता है, तो याद रखना जो स्विम सूट्स वगैरह होते हैं ना, जब डाइविंग करने के लिए लोग जो होते हैं समुद्रों के अंदर चले जाते हैं, समुद्रों के अंदर एक वो टाइट सा वाटर प्रूफ सा सूट पहन के जाते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाते हैं, तो वो वाला जो सूट होता है वो बनता है नियोप्रीन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन C, ATP सिंथेसाइज्ड टुवर्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड बाय ATP सिंथेसिस। तो ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं होती, बीच में होती है, तो इसका आंसर C चला जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल आपको जो है रेस्पिरेशन चैप्टर के दौरान करवा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन, प्याज में खाना जो है, प्याज में जो खाद्य संग्रहण होता है, यानी कि खाने का जो संग्रहण होता है कहाँ पर होता है, तो प्याज की पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, रूट में किस में होता है, तो रूट में आप जानते हो जो हमारा जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, वो रूट में करता है, स्टेम में और फ्रूट में अलग बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप AAPBCC। ठीक है, एक पादप जिसका जीनोटाइप क्या है, देखो A B C है, तो कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो देखो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कैपिटल A के साथ कैपिटल B आए और कैपिटल C आए, एक तो युग्मक ये बन सकता है। एक युग्मक क्या बन सकता है, मान लो ये वाला आया, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, ऐसे सारे कर करके देखेंगे ना, तो आप देख पाओगे सिर्फ और सिर्फ
ये 2 प्रकार के ही बन पाएंगे। ठीक है, देखो हर जगह से 2 ए में से एक ए आना ही आना है, 2 बी में से एक बी आना ही आना है, 2 सी में से एक सी आना ही आना है। तो देखो ए तो दोनों ही बड़े हैं तो सब में सेम ही रहेंगे, बी बी का फर्क पड़ेगा सिर्फ, और सी भी दोनों ही बड़े हैं तो सब में सेम ही रहेंगे, यानी 2 ही प्रकार के हमारे पास युग्मक बनेंगे। ठीक है, एक कैपिटल बी वाला, एक स्मॉल बी वाला, आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following class of arthropoda have animals with 2 pair of antenna and green gland? हरी ग्रंथि किसमें पाई जाती है और क्या है? 2 पेयर ऑफ एंटीना, यानी कि ये जो सिर होता है इसके ऊपर ये ऐसे एंटीना पाए जाते हैं और हरी ग्रंथि होती है। तो इन्होंने पूछा है कौन से आर्थ्रोपोडा में ये होता है। तो देखिए, तो वो है स्टूडेंट्स क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जिसके अंदर हमारे कौन आ जाते हैं? मकड़ी सॉरी केकड़ा आ जाता है हमारा। ठीक है, केकड़ा यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? क्रैब आ जाता है हमारा क्रस्टेशिया के अंदर। इसके अलावा हमारा झींगा आ जाता है। ठीक है, जिससे गुलाबी क्रांति जुड़ी हुई है, झींगा। स्कॉर्पियन जो है, सॉरी प्राण जो है, प्रोन। ठीक है, देखो मैंने दोबारा बोल देती हूँ। देखो इन्होंने पूछा है कि आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे पहले तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा जो संघ है ना जंतुओं का, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा स्पीशीज जिसमें पाई जाती है वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा की कई क्लासेस होती हैं, जैसे कि इसकी होती है इंसेक्टा। ठीक है, जिसमें सारे कीट आ जाते हैं, जैसे कि तितली हो गई, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, तिलचट्टा यानी कॉकरोच हो गया, ये सब किसमें आ जाते हैं? कीटों में आ जाते हैं। दूसरा होता है अरेक्निडा जिसमें 4 जोड़ी पैर मिलते हैं। याद आया? देखो पहला क्या हो गया? कीट यानी इंसेक्ट, दूसरा हो गया अरेक्निडा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन ये करवा दिया है। ठीक है, अरेक्निडा। उसके बाद आपको याद रखना है क्रस्टेशिया। क्या याद रखना है? क्रस्टेशिया, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और कौन सा याद रखना है? आपको याद रखना है मायरियोपोडा। क्या याद रखना है? मायरिपोडा। ठीक है, तो ये 4 जो क्लास होती हैं ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंदर। कीट जिनके पास 3 पैर के जोड़े पाए जाते हैं, जैसे कि तितली है। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच यानी तिलचट्टा है, सॉरी एक जोड़ी पैर की, लेकिन एक जोड़ी पैर की मिलती है किसमें? कीट। देखो दोबारा सुनो, कीट जो होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर 3 जोड़ी पैर मिलते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, यानी 6 पैर होंगे। ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें मक्खी आ जाती है, तिलचट्टा आ जाता है, इसमें तितली आ जाती है, टिड्डा आ जाता है, यानी ये सब इसमें आ जाते हैं कीट में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमारे घर में जो घरेलू मक्खी होती है ना वो भी आती है, लेकिन मक्खी के पास एक ही जोड़ी पैर होते हैं, फिर भी वो कीट में ही आती है। ठीक है, अरेक्निडा में कौन आ जाता है? तो अरेक्निडा में वो आ जाते हैं जिनके पास 4 जोड़ी पैर हो। ठीक है, यानी 8 पैर हो, जैसे कि हमारा मकड़ी हो गई, मकड़ी या बिच्छू। ठीक है, अरेक्निडा। अगर पूछ लिया जाए क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशिया का खास बात है कि इसके पास एंटीना होते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी है, और क्रस्टेशिया में हमारे प्रोन यानी झींगा आ जाता है, और क्रस्टेशिया में हमारा केकड़ा यानी क्रैब आ जाता है, जो समुद्र में मिलते हैं, समुद्र के पास लाल रंग के होते हैं ना, वो होते हैं। मायरियोपोडा कौन है स्टूडेंट्स? मायरियोपोडा जिसके अंदर बहुत सारे पैर होते हैं, 100-200 तक पैर चले जाते हैं, जैसे कि सेंटीपीड हो गई, मिलीपीड हो गई, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो मायरियोपोडा वो हो गए। तो अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी क्लास है जिसके पास एंटीना और हरी ग्रंथि होती है? तो क्रस्टेशिया जो है वही क्लास है। अच्छा, हरी ग्रंथि का कार्य क्या है? तो आप याद रखना, आर्थ्रोपोडा के अंदर हरी ग्रंथि मिलती है, यानी ग्रीन ग्लैंड मिलती है, जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का कार्य करती है। जैसे कि हमारे अंदर उत्सर्जन का कार्य हमारे गुर्दे यानी किडनी करते हैं ना, उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा के अंदर उत्सर्जन का कार्य हरी ग्रंथि करती है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन अंग क्या है? तिलचट्टे के अंदर उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो याद रखना, कॉकरोच के पास होती है मालफीजियन नलिका। क्या होती है? मालफीजियन नलिका, या हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं कॉकरोच के पास। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कॉकरोच किस में आता है? वैसे आर्थ्रोपोडा के कीट में आता है, लेकिन उसके पास होती क्या है? हरी ग्रंथि नहीं, मालफीजियन नलिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास क्या है? इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि मुक्त केंद्रीय विभाजन कब होता है? तो जब एंडोस्पर्म बनता है ना स्टूडेंट्स। देखो गैमीट्स में तो हमें पता ही है कि एक प्रॉपर डिवीजन होता है, कि हमें पता है कैसे गैमीट बनेंगे। फ्लावर के अंदर डिवीजन वैसे नहीं होता, बस फ्लावर डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, ये जब मैं फ्लावर करवाऊंगी तब करवाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मानव के नेफ्रॉन में हेनले के लूप अनुपस्थित हो, यानी देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाते थे ना, ये हम स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, तो हेनले लूप ये वाली है, ये क्या है? ये हेनले लूप है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये अंग ना हो,
तो निम्न में से क्या अपेक्षित होगा, क्या नहीं होगा। तो देखो आप अच्छे से जानते हो कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारा यूरिन है ना उसके अंदर जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चला जाए तो उसे वापस ले लेना। ठीक है, यूरिन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चला जाता है तो ये ब्लड वेसल को वापस दे देता है, और कुछ मतलब ब्लड में रह जाता है तो ये उसे ले लेता है। यानी ये जो होता है ना ये यूरिन की जो हमारी नेचर होता है, या यूरिन का जो मैं बोल सकती हूँ नेचर ही बोलेंगे, उसे मेंटेन रखता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगी तो यूरिन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि यूरिन में क्या होंगे, देखो जो ज़रूरत के लवण है हो सकता है वो बॉडी से निकल जाए इन द यूरिन, और हो सकता है कि कुछ बॉडी में रह जाए जो काम का ना हो। ठीक है, मूत्र अधिक गाढ़ा नहीं होगा, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। भाई यूरिन तो बनेगा ही ना, क्योंकि किडनी और नेफ्रॉन तो कार्य कर रहे हैं, नेफ्रॉन का एक अंग कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, निर्मित मूत्र की मात्रा एवं प्रकृति में मुश्किल से कोई परिवर्तन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ नलिका भी काम करती है, लूप ऑफ हेनले भी काम करती है, और दूरस्थ यानी डिस्टल भी काम करती है। ये सभी काम करते हैं सोल्ट को बैलेंस करने का। तो कोई भी हटेगा तो उससे हमारी जो यूरिन है वो डाइल्यूट ही होगा। ठीक है, कोई भी हटेगा तो उसका डाइल्यूशन ही होगा। ठीक है, यानी यूरिन जो है वो पतला ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में यौगिक का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम, देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है तगड़े वाला। ठीक है, तो ये ग्राम सचिव में नहीं आएगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे बाकी HFSC एग्जाम के लिए नहीं है, पहले ध्यान रखो, इतना टफ नहीं आएगा। फिर भी आप देख लीजिए, देखो इसके अंदर हमारे पास एक तो दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एक दिख रहा है कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और हमेशा प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक को दी जाती है। ठीक है, तो हम पहला नंबर इसको कार्बन को दे देंगे, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो पहली बात ही मैंने आपको बोल दी, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो इसमें वैसे तो सीधे ही आंसर आ रहा है, अम्ल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, वो है 2, तो सीधे आंसर आ गया। लेकिन फिर भी सोचते हैं कैसे आंसर निकालेंगे। देखो मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर दे दिया। अब 5वें नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, ये कीटोन दिख रहा है, और कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो उसका नाम होता है ऑक्सो। तो 5वें नंबर पे क्या दिख रहा है, ऑक्सो दिख रहा है। तो शुरुआत होगी 5 ऑक्सो। कितने कार्बन है टोटल, 6, तो हेक्स, और ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, तो उसके लगेंगे हेक्सेनोइक एसिड। तो आंसर आ गया 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका आवर्त काल क्या होगा। एक्सेलरेशन दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन 12 दी हुई है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, यानी x क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और टाइम निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो फॉर्मूला आप जानते हो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, टी स्क्वेयर बराबर, ठीक है, 2 पाई का स्क्वेयर और ये L/G, क्योंकि मेरे को अंडर रूट हटाना था तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो टी को स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर आ गया, 2 पाई को स्क्वायर किया तो 2 पाई का स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट L/G को स्क्वायर किया तो L/G आ गया। ठीक है, चलिए इतना आपने कर लिया। तो टी स्क्वायर बराबर 2 पाई का स्क्वायर में 4 पाई स्क्वायर लिख दूं, चलेगा, और L की जगह मैं क्या लिख दूं, L की जगह 3 दिया हुआ है, और सेकंड की जगह क्या लिख दूं, 12 दिया हुआ है, सॉरी G की जगह 12 एक्सेलरेशन दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो ये 3 की टेबल पे 12 गया 4 पे, और 4 से 4 कट गया, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पाई स्क्वायर आ गया भाई, बिल्कुल सही है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई कितना होता है, 22/7 और 3.14, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी 3.14। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, टी बराबर हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। मैंने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो मैंने कर दिया टी स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और L/G हट जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा, 4 पाई स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर रखा, L हमें 3 दिया हुआ है और G हमें 12 दी हुई है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर G तो 9.8 या 10 रखनी चाहिए थी, लेकिन इसने जब एक्सेलरेशन दे दी ना तो हम यही रखेंगे। अब इसको काटा पीटी करो और आंसर निकालो, आंसर आ गया 3.14 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोग ना इधर दूसरे फॉर्मूले लगाने लगे होंगे और वो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला बहुत सिंपल लगाना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम कहाँ थे,
यस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है एक टमाटर की कोशिका का निर्जीव भाग क्या है, यानी कि डेड पार्ट कौन सा होगा। तो आप सभी जानते हो कि कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो डेड होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो डेड होती है, तो सेल वॉल इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, सेल वॉल हमेशा डेड होती है, ठीक है, मृत होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इक्वेशन दी हुई है आपको N2+3H2 गिव 2NH3, डेल्टा H नेगेटिव है, अभिक्रिया के लिए केपी कैसे निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला याद रखो, देखो फॉर्मूला होता है केपी बराबर केसी, फिर ब्रैकेट में लिखोगे आरटी की पावर, क्या होता है इसकी पावर आपको याद रखनी है, देखो हमेशा होती है डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है देखो केपी को केपी लिख दो, केसी को केसी लिख दो, आरटी को आरटी लिख दो। डेल्टा एन का मतलब है एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, ये होता है मतलब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब देखो प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल है, तो आप देख रहे हो 2 NH3 है, तो प्रोडक्ट का NP कितना आ गया, NP आ गया 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं, देखो 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, यानी रिएक्टेंट NR कितना आ गया 4। वैल्यू पुट कर दो, KP इज इक्वल टू KC, RT की जगह RT, और NP कितना है 2 माइनस NR कितना है 4, यानी 2 - 4 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकती हूँ 2 - 4 को -2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, यही तो हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस ये ऊपर वाली पावर देखो और इनके आगे वाली डिजिट देखो, तो इनमें देखो 2 इसमें दिख रहा है और 4 इसमें दिख रहा है, तो 2 - 4 हो गया। अगर आपके पास होता, देखिए आपके पास क्या होता, आपके पास होता N2+H2 गिव 3NH3, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूं। तो आप क्या करते, 3 - 2 यानी 1 आ जाता, तो आपके पास आता KP बराबर KCRT, बस ये आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है, यानी डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है। तो देख लो भाई, BF3 की बात करती हूँ पहले तो मैं, BF3 ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इस इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा यहाँ पे और इसका जाएगा यहाँ पे, तो ये कट गया। ठीक है, तो BF3 का तो होता है 0 0। CCl4 का भी 0, क्योंकि C यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब देखो Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये यहाँ लेके जाना चाहेगा, जबकि ये वाला यहाँ लेके जाना चाहेगा, दोनों कट गए आपस में। ये वाला यहाँ लेके जाना चाहेगा, ये वाला यहाँ लेके जाना चाहेगा, ये दोनों भी कट गए, तो CCl4 का भी क्या आ गया 0, BF3 का भी 0 है, CCl4 का भी 0 है, ये तो आंसर हो नहीं सकते। NF3 और NH3 की बात करते हैं। देखो NF3 होता है ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पर लोन पेयर। और NH3 होता है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, अब इसको समझो, देखो कैसे समझोगे। देखो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये दोनों खींच रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, और ये खुद भी खींच रहा है, यानी कि ओवरऑल फ्लोरीन की वजह से डाइपोल इस तरफ है, और लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, तो इनका इस तरफ है, तो ये आपस में कट जाएंगे। वो वहां खींच रहा है, वो ऊपर खींच रहा है, वो नीचे खींच रहा है, दोनों कट गए। अब हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और ये तो लेकर ही जा रहा है, तो सारा इकट्ठा होकर कहाँ चला गया, एक तरफ चला गया, तो ये सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, आंसर जाएगा NH3। इसको ऐसे करना होता है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों याद रखना, ये हमेशा खींचते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और CH3 ये हमेशा देते हैं। ठीक है, ये लेते हैं, ये देते हैं, तो मैंने सिंपल किया, देखो NH3 क्या कर रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, और लोन पेयर लेके जाता है, तो सब एक तरफ चले गए, सब क्या हो गए, एक तरफ चले गए, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, बाकियों में कटती जा रही थी। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु कार्बन के लिए बाएं से दाएं sp3 sp2 sp2 sp संकरण प्रदर्शित करता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, अगर कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, देखो 1 2 3 4 मतलब sp3, देखो 3 p और 1 s, 4 हो गए ना, बिल्कुल हो गए। अगर कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड है तो 3 तो हो ही नहीं सकते, यानी चौथा डबल बॉन्ड होगा। अब ये क्या कहलाएगा, देखो 1 2, ये हो गया 1 2, और इस पूरे को 1 मानेंगे, तो ये हो गया sp2, हो गए 3। ठीक है भाई, अगर कार्बन के ऊपर ये है तो इसको क्या मानेंगे, 1 2, यानी sp। अगर कार्बन के ऊपर ये है तो इसको क्या मानोगे, 1, इसको भी 1, तो मतलब 2,
तो ये भी sp होगा। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि सिंगल बॉन्ड को भी एक मानते हैं, डबल बॉन्ड को भी एक मानते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही मानते हैं। तो देखो अब इसने क्या पूछा है, पहला sp3 होना चाहिए। sp3 किस में दिख रहा है, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यानी ये कुछ इस तरीके से होगा। पहला पहला कार्बन बात कर रही हूं मैं, ये ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये तो sp होगा, तो ये तो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, यानी इसका तो sp2 होगा, ये भी नहीं हो सकता। बाकी दोनों देखते हैं, तो CH3 फिर बॉन्ड, तो ये आपको दिखेगा कुछ ऐसे, तो ये हो गया 4, तो ये हो सकता है और नेक्स्ट भी हो सकता है, यानी अपने को ये तो पता लग गया A और B नहीं होगा, C और D में से कोई है। फिर बोला है sp2, तो देखो ये दोनों सेम है, सही है भाई ये भी। फिर sp2, फिर ये दोनों भी सेम है। अब बात आती है sp की, तो देखो क्या ये वाला sp होगा या ये वाला sp होगा, बताओ। तो ये देखो 1 2 3 4, ये तो sp3 है, और ये 1 और 1 2, ये क्या है, sp। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स आर। मैनग्रोव प्लांट में न्यूमेटोट्रोफ रूट दिखती है, ये क्या होती है, ये हवा में ही तैरती रहती है और हवा से ही मॉइस्चर ले लेती है, ठीक है। इन रूट को ना जड़ों की तरह, ये ऐसी जड़ नहीं है जो कि मिट्टी में घुस के पानी ले, नहीं, ये पेड़ से ना, ये पेड़ है ना, तो इससे लटकती रहती है और हवा में ही पानी ले लेती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गई, यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा कहाँ की संरक्षित प्रजाति है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ रहता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। भाई ये जीके का क्वेश्चन है, साइंस में डाल दिया, कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। मैं भी वीक हूँ जीके में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए पर आधारित वर्गीय अध्ययन भाग क्या है। देखो डीएनए, टेक्सोनोमिक स्टडी ऑफ डीएनए हमेशा क्या होती है, कीमो टेक्सोनोमी। अब देखो इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कैरियो कब आता है, कैरियो आता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र या फिर न्यूक्लियस के लिए। अगर डीएनए पूछ लिया ना, तो डीएनए हो गया एक केमिकल जो कि क्रोमोसोम, मतलब डीएनए जो है वो केमिकल है जो कि क्रोमोसोम के अंदर रहता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो कीमो हो गया। साइटो में कोशिका की स्टडी करते हैं और अल्फा जो होती है वो आपके काम की नहीं है, ठीक है, इसमें हीलियम की रेस वगैरह यूज होती है। नेक्स्ट, धान के खेतों में प्रयुक्त एक जैव उर्वरक है। धान के खेतों में, चावल में क्या मिलता है, एजोला, करवाया है मैंने ये पैडी फील्ड। धान के खेता में धान को, चावल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसमें एजोला नाम का होता है, ठीक है। एजोला नाम का क्या डलता है, फर्टिलाइजर डलता है। नेक्स्ट आता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। कोशिका को किसने खोजा, कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा। अगर क्वेश्चन होता कोशिका, मृत कोशिका को किसने खोजा, तो ल्यूविन हुक, अच्छा मृत कोशिका को किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका को किसने खोजा, तो ल्यूविन हुक, ठीक है। याद रहेगी ना ये बात, बहुत ही सिंपल थी। डार्विन कौन थे, उद्विकास के जनक थे। रॉबर्ट बॉयले ने क्या दिया था, बॉयले ने प्रेशर का नियम दिया था, ठीक है, प्रेशर का सिद्धांत, जो कि बॉयल्स लॉ कहलाता है। और कोच क्या है, कोच हमारे बैक्टीरिया से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए, एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, इसके प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, R बराबर होता है 4h कोट थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। R कितना दिया हुआ है, इसने बोला है R मतलब क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, और वो बोला है इसने H का 4√3, तो इसको मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। इसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी R कितना है, R है H का 4√3 टाइम्स, R ये है, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 4√3H बराबर क्या होगा, 4H कोट थीटा, सही बात है। H से H कट गया, 4 से 4 कट गया, कोट थीटा आ गया √3, और कोट थीटा √3 होता है कब, 30 डिग्री पर, तो आंसर चला जाएगा 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, निम्न में से कौन गलत है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना होता है, गलत पूछा है। फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट जो है वसा में, ऊतक में भोजन को संग्रहित करता है, बिल्कुल नहीं। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स होती है, क्या होती है, एडिपोसाइट, यानी वसीय कोशिका होती है जो कि फूड को स्टोर करती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर आता है, नीवल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन ग्रेनुलोसाइट, नीवल के कण कणिकाओं में मौजूद होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो नीवल के कण होते हैं ये हमारी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में होते हैं। नेक्स्ट आता है, ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस, रक्त पट्टिकाणु महाभक्षाणुओं से बनते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट कौन बनाता है, ये बनाता है हमारा अस्थि मज्जा। ऑप्शन डी देखते हैं, सीरम ग्लोबुलिन एक्ट एज एन एंटीबॉडी, सीरम ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह काम करते
कहलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये प्लाज्मा में होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्या पूछा था, गलत कौन से हैं, तो ए बी सी तीनों गलत है, ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक द्विबीजपत्रीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ डाइकोट। तो देखो कांग्रेस घास जो होती है, ठीक है, कांग्रेस घास जो कि मतलब घास होती है जनरल पार्थीनियम, ये डाइकोट होता है। इसके अलावा देखो हमारी गाजर जो होती है वो भी डाइकोट है, मटर जो होता है वो भी डाइकोट है, ठीक है। इसके अलावा बैम्बू, बनाना, वीट यानी बांस, केला और गेहूं, ये सब मोनोकोट कहलाते हैं, ठीक है, यानी एक बीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता होती है, पर्नीशियस अनीमिया, बाल जो होते हैं वो सफेद पड़ने लग जाते हैं, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमीन की वजह से। ये क्वेश्चन तो भाई मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत बार, ठीक है, साइनोकोबालमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बूंद आयोडीन विलयन मिलाने पर चावल का पानी नीला काला हो जाता है, इस यह इंगित करता है द राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, जब स्टार्च कहीं पर भी हो ना, तो उसके ऊपर जब आयोडीन डलती है ना, तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। ये आपकी 9th-10th की बुक में जो पत्ते वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस वाले, प्रकाश संश्लेषण वाले, वहां पर भी करवाया जाता है। स्टार्च टेस्ट में क्या होता है, स्टार्च टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो आयोडीन होती है वो डाली जाती है, तो स्टार्च अगर कहीं पे मौजूद होगा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। जैसे कि एक पत्ता है, ठीक है, पत्ते में आप जानते हो कि खाना बनता है, तो वहाँ पे स्टार्च तो होगा ही होगा, ठीक है, यानी एक पत्ती है तो इसमें स्टार्च पक्का है। तो जब इसके ऊपर आप आयोडीन की ड्रॉप डालोगे ना, ये पूरा नीला काला रंग का हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च है। लेकिन मान लीजिए इसी पत्ते को मैंने पूरा काले पेपर से ढक दिया, ठीक है, अब इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं, खाना बना ही नहीं, तो अब इस पे आयोडीन डालोगे तो ये कलर नहीं बदलेगा, ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी यहाँ पे खाना नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 119वां क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर इफ एविडेंट बाय। तो इसका आंसर आएगा पोलराइजेशन, ध्रुवण। देखो ध्रुवण एक टेक्निक होती है जो क्या करती है, आपको ये बता देती है कि कोई लाइट सीधी जा रही है, टेढ़ी जा रही है या फैली हुई जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ट्रांसवर्स नेचर यानी कि वो अनुप्रस्थ जा रही है, ये कौन बताएगा, पोलराइजेशन ही बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, निम्न में से कहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल लाइकन में होता है, एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट में होता है, यानी शैवाल में भी होता है, शैवाक में भी होता है और ब्रायोफाइट में भी होता है, फंजाई में नहीं होता, क्योंकि फंजाई क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो ये खुद का खाना खुद कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए क्या है क्वेश्चन, दो कणों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन सेम। तो हमेशा याद रखना, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है, बिल्कुल रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती रहती है, गतिज ऊर्जा स्थैतिज में बदलती रहती है और स्थैतिज काइनेटिक में बदलती रहती है, यानी काइनेटिक तो स्टेबल रहेगी नहीं, यानी 4 और 1 तो होगा नहीं, मैकेनिकल भी नहीं रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल भी पोटेंशियल और काइनेटिक का जोड़ ही होता है। तो आंसर जाएगा मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हर जगह पर मोमेंटम यानी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारे पास संवेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पृथ्वी तल से कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। देखो पृथ्वी से ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आप जानते हो ग्रेविटी 10 है, तो कहाँ पर जाकर ग्रेविटी 5 हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर बहुत नॉर्मल तरीके से करो तो देखो ऐसे कर लो इसको। देखो हमारे अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400। तो आप ये देखिए कि पृथ्वी के त्वरण का मास ग्रेविटेशन 10 जो है रहती है कहाँ पर, 6400 पे। मैथ के हिसाब से करवा रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो 5 कहाँ पे रहेगी, तो आप 6400 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 कर दो, आ गया आंसर आपके पास, 3200 किलोमीटर पे रहेगी, ठीक है। देखो नीचे जाने की जब बात करते हैं ना तो आप सीधे निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर जाने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ऐसा करते हैं, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे। एचटेट जो है आज हमने डिस्कस किया एचटेट 2021 के साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों का देखने का मन नहीं करता है, बोर हो जाते हो। और देखो बोर तो हो गई, क्योंकि इतना आसान तो क्वेश्चन है नहीं कि आपको सारे आते थे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस यार इतना डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि भाई डीमोटिवेट कभी भी मत हो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक है। जितना आप लोगों से हो पाता है उतना करो, मेहनत करो, ठीक है। और साइकोलॉजी में एक बात कहते हैं कि मेहनत भी तभी होती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं ना, जब हमें ज़रूरत होती है तभी मेहनत होती है। तो आप लोग
ऐसा समझो कि आपके लिए जॉब क्या है, आपकी ज़रूरत है, तो आप पक्का पक्का खुद से मेहनत कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एचटेट के इसी क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड येस, मेल कांस्टेबल मुझे याद है, मेल कांस्टेबल के 24 पेपर, वैसे मैं 1-2 करवा भी चुकी हूँ, लेकिन आपको 24 के 24 पेपर दोबारा करवाए जाएंगे, वो भी अच्छी स्पीड के साथ। बस मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, ये मैं किस पैटर्न में करवाऊँ? पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर उठा के करवाऊँ, या फिर पहले सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर सारे बायो के क्वेश्चन करवाऊँ? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इकट्ठे ही चले या एक एक सब्जेक्ट लेकर चले। मेरी प्रेफरेंस ये है कि इकट्ठे चलते हैं, बाकी आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एचटेट के नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी जानते हो कि आप लोगों को पढ़ते रहना है और मुस्कुराते तो रहना ही है, क्योंकि मुस्कुराने के बिना कुछ भी नहीं है भाई लाइफ में, हंसते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।